Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the electrolysis, preferential discharge theory, electrolysis of some important electrolytes, and concept of overvoltage and its numericals. Today I discuss about the Faraday laws of electrolysis and its derivation. So guys, let's start the topic now. In previous video, मैंने आपको दो क्वेश्चंस दे रखे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ निकल नाइट्रेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कैथोड एज वेल एज एनोड। एंड सेकंड क्वेश्चन था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ निकल नाइट्रेट यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड एट कैथोड एज वेल एज एनोड। तो आपको प्रोडक्ट बताने थे कैथोड और एनोड पे कौन कौन से प्रोडक्ट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड होंगे। तो गैस आप देख लीजिए, इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर उसके आंसर भी प्रोवाइड कराए हैं और साथ में मैं फेराडे लॉ के ऊपर भी बात करूँगा। सबसे पहले आप जब निकल नाइट्रेट के एक्वा सोल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको आयंस कौन कौन से मिलेंगे। निकल +2 आयन मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, साथ में आपको नाइट्रेट आयन मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, OH- आयन मिलेगा। तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया था कि H+ आयन और OH- आयन जो होंगे इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं बेटे। इसलिए इन दोनों का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि वाटर का डिसोसिएशन जो होता है बेटा वो बहुत स्लो होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए ये H+ आयन और OH- आयन को तब तक हम लोग इंक्लूड नहीं करते जब तक हमारा कोई भी सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक मीडियम में ना हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होगा, तो कैथोड पे बेटा रिडक्शन होना है। निकल का भी रिडक्शन हो सकता है। निकल +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक्सेप्ट करेगा और निकल सॉलिड में आ जाएगा। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है बेटा 0.25 वोल्ट। कितना होता है? 0.25 वोल्ट। जबकि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस का 0.83 वोल्ट। तो गाइस आपको पता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी वो रिड्यूस होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब ये प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस नहीं होगा, मतलब ये प्रोसेस आपका नहीं होगा, ठीक है। वाटर वहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा बट निकल वहाँ पर रिड्यूस होगा। कहाँ पर बेटा? कैथोड पर। कब होगा? जब आप उस निकल नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेकर। सॉरी गाइस। आगे बात करते हैं एनोड पे क्या होगा बेटा। एनोड पे होगा बेटा नाइट्रेट्स आयन का जो हो सकता है ऑक्सीडेशन हो सकता है, साथ ही साथ वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो आपको मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि नाइट्रोजन यहाँ अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए नाइट्रेट्स आयन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कौन बेटा ऑक्सीडाइज होगा? वाटर ऑक्सीडाइज होगा। और वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? माइनस का 1.23 वोल्ट। तो ये प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है गाइस। यानी आपको जो कैथोड पे मिलेगा वो निकल डिपॉजिट हो रहा होगा और साथ में एनोड जो आपका इलेक्ट्रोड होगा वहां से ऑक्सीजन गैस जो हो रही होगी लिबरेट करेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी आप वाटर का ऑक्सीडेशन करते हो तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो लिबरेट करती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया कि नाइट्रेट्स का जो ऑक्सीडेशन है वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन यहाँ पहले से ही अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। और किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आपका जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो ग्रुप 15 में है, यानी उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो सकता है वो +5 हो सकता है, इससे ज़्यादा वो कभी भी ऑक्सीडेशन को शो नहीं करेगा। गाइस मैं थोड़ी सी आपकी ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलिए ये तो हो गया। आपका प्रोडक्ट क्या मिला, तो आप प्रोडक्ट इस तरीके से लिख सकते थे। कैथोड पे निकल जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, साथ ही साथ कैथोड पे एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस इवॉल्व या रिलीज होगी या प्रोड्यूस होगी। साथ ही साथ दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी भी इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पर उसको भी डिस्कस करूँगा क्योंकि आपको सारी चीज़ों को समझना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक एक चीज़ मैं इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को क्लियर करता हूँ। देखिए क्वेश्चन दूसरा था मेरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ निकल नाइट्रेट यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। जब आप निकल इलेक्ट्रोड लेकर निकल नाइट्रेट का आप एक्वा सोल्यूशन
का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपके पास जो आयंस और जो एटम्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, तो निकेल एटम होगा, वहाँ पर निकेल +2 आयन होगा, वाटर मालिक्यूल होगा, है ना, और नाइट्रेट्स आयन होगा। तो मैंने पहले बता दिया नाइट्रेट्स आयन तो कभी भी ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप उनको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, तो फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि शायद आप लोग फर्स्ट ईयर में ना आपने थोड़ा सा ध्यान दिया। तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन का क्या निकालना है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जितना इसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम लोग इधर लिख लेते हैं -1। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसलिए x रख देंगे। ऑक्सीजन का होता है -2 × 6, तो हो जाएगा -6, -6 जब उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 से -1 जाएगा तो कितना आएगा बेटा, x = +5। तो यहाँ से आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आता है या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है गाइस। फिर भी मैंने आपको सिखाया है, जहाँ तक मेरी अच्छी तरह मुझे याद है, फिर भी आप भूल गए हो तो फिर भी आप मुझसे दोबारा से आप उसको सीख सकते हो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाऊँगा, तो आप वो भी वीडियो मेरे देख सकते हो और वहाँ से भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हो, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे तो बेटा रिडक्शन ही होना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होना है। ये मैंने गाल्वेनिक सेल में भी आपको रटवा दिया था। तो कैथोड पे क्या होगा, निकल का जो होगा, निकल 2 इलेक्ट्रॉन लेकर निकल सॉलिड में आ जाएगा, और निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो माइनस का 0.25 वोल्ट होगा, ठीक है बेटा। मैंने आपको क्लियरली कर दिया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर और एक करेक्शन कर लीजिएगा, जो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो माइनस में होगा। किस में होगा बेटा, माइनस में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। तो उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपको पहले ही पता चल गया वाटर का तो होना ही नहीं है बेटे, ठीक है। आगे चलते हैं, इस बार इसको समझते हैं बेटे। नेक्स्ट मेरा क्या है बेटा, एनोड पे क्या होगा, निकेल जो है मेरा, निकेल ही क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा। निकेल 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, Na+2 में आ जाएगा। तो निकेल का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होगा वो इस उतना ही होगा, 0.25 वोल्ट, क्योंकि बेटा जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बट साइन चेंज हो जाता है। जबकि अगर वाटर का अगर देखें तो वाटर का अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हो तो कितना होता है, -1.23 वोल्ट। तो आप बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, क्या निकेल का ज़्यादा है कि या फिर आपका वाटर का ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है निकेल का ज़्यादा, मतलब निकेल ही ऑक्सीडाइज होगा, निकेल ही रिड्यूस होगा, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा इस केस में, ठीक है। अब आपका प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, एट कैथोड की अगर बात करें तो निकेल सॉलिड फॉर्म होगा, और एनोड पे निकेल +2 आयन आपको एक्वस मिलेगा, ठीक है। ये आपके क्या होंगे बेटा, प्रोडक्ट होंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। पिछले जितने भी आपके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आगे अपने फैराडे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट गाइस टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप से इसके न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं, मतलब आपको इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, है ना। तो फर्स्ट लॉ फैराडे का क्या था, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। उसका कहने का मतलब था, जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा वो डिपॉजिटेड या लिबरेट होगा एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, जितना आप चार्ज पास करोगे। मतलब जितना आप किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे चार्ज पास करते हो, तो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जितना भी सब्सटेंस जो मास होता है वो डिपॉजिट या लिबरेट होता है, यही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो आपको याद भी रखना है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। मतलब जितना चार्ज तुम पास करोगे उतना सब्सटेंस का मास डिपॉजिटेड और लिबरेट करेगा। इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट लॉ है फैराडे का, पूछा भी जाता है। इसी के बेस पे अभी मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा, तो आप याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ क्या है फैराडे का, जैसे आपसे अगर कोई पूछता है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जितना आप किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे चार्ज पास करते हो उतना ही सब्सटेंस का मास जो होता है वो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिटेड या लिबरेट करता है। यही आपका फर्स्ट लॉ कहलाता है आपका फैराडे का, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
सो गाइस आपको फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास, मतलब जितना आप चार्ज को पास करोगे उतना ही किसी सब्सटेंस का मास डिपॉजिटेड और लिबरेट करता है किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे। चलिए आगे देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है बेटे? फर्स्ट लॉ को आपको याद रखना, आप भूलना नहीं, कि ऐसा नहीं कि मैंने अगर वो हटा दिया, अपनी सीट हटा दी तो आप भूल जाओ, है ना। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ, पहले आप एक बार मुझे सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। कैसे सुनाएंगे? द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास, यानी जो एम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पास के, जितना आप किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे चार्ज को पास करोगे। अब मेरा सेकंड लॉ के ऊपर आता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है वो समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों ही लॉ से आप डेरिवेशन को आगे सॉल्व कर पाओगे, है ना। इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड, इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड इन अ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब एक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपने क्या करा, वेरियस टाइप ऑफ जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक से जो सेल हैं या इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल हैं उनमें आपने पास कर दिया। ठीक है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब आपको इस तरह से याद रखना है, जैसे आपका सीरीज ऑफ जो आपकी बैटरी में लगे रहते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, तो वही है आपका, कि आपको इस तरह से याद रखना है कि मान लीजिए कोई सीरीज में आपके सेल लगे हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सारे आपके सेल में दे रहे हो। तो जितना भी मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिटेड और लिबरेट करेगा, वो हमेशा उसके जो रेशियो होगा, है ना, जो उसका इक्विवेलेंट जो रेशियो होगा उसके वो क्या होगा बेटा, बराबर होगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट वेट के, है ना, बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर से आप पढ़िए, क्या मैंने बोला था? मैंने बोला था इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड in the various type of electrolysis cell, then the mass of substance deposited or liberated are always in the ratio of their equivalent weight, मतलब जो उनका रेशियो होगा इक्विवेलेंट वेट का, वो हमेशा, है ना, चार्ज पास के इक्वल ही होगा। इन चीज़ों को याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखिए मैंने यहाँ सेल बनाया है, ये वेरियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं। तो इसमें मैंने क्या करा, यहाँ पर भी मैंने क्यू चार्ज दिया, यहाँ पर भी क्यू चार्ज दिया, यहाँ पर भी क्यू चार्ज दिया। जब मैंने यहाँ क्यू क्यू चार्ज दिया होगा तो यहाँ पर भी कोई सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेट किया होगा, तो यहाँ पर भी कोई सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट किया होगा, और यहाँ पर भी कोई सब्सटेंस और डिपॉजिटेड और लिबरेट हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मास ऑफ फर्स्ट होगा वो मास ऑफ फर्स्ट और रेशियो ऑफ मास ऑफ सेकेंड, तो जो मास ऑफ फर्स्ट और मास ऑफ सेकंड का जो रेशियो होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होता है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट जो आपका यहाँ पर मास डिपॉजिट और लिबरेट कर रहा था, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मास सेकंड जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड जो भी मास सेकंड का जो जितना भी इक्विवेलेंट वेट होगा वो उसके रेशियो के बराबर होता है। मतलब आपको सिंपल सा चीज ये समझनी है बेटे कि द रेशियो ऑफ मास, है ना, m1 upon m2 is always equal to equivalent weight of m1 upon equivalent weight of m2। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो m1 इज इक्वल m1 बाय m2 इज इक्वल टू e1 बाय e2, जहां पर e क्या है, इक्विवेलेंट वेट, m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, कितना डिपॉजिटेड हो रहा है, लिबरेटेड। अच्छा मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। डिपॉजिटेड का मतलब होता है वहां पर कोई सॉलिड सब्सटेंस हो रहा है जो डिपॉजिटेड हो रहा है ना, और या फिर ये कहा जा सकता है लिबरेट कर रहा है, मतलब वहां से कोई गैस लिबरेट कर रही है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब मैं ये दोनों लॉ आपको समझ में आया। पहला लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ आपसे ये कहता था द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास, जितना चार्ज आप पास करोगे इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर, उसी इलेक्ट्रोड पर उतना ही मास किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट और लिबरेट होगा। जबकि सेकंड लॉ क्या कहता था, इफ द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड इन अ वेरियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल then the mass of substance deposited or liberated are always in the ratio of their equivalent weights of substance। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन को कैसे समझते हैं, क्योंकि अगर आपको डेरिवेशन ही आपको ज़्यादातर दिमाग में रखना है, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन में जरा सी भी कहीं चूक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। क्योंकि आपका जो फैराडे का जो सिंपल सा जो एक
फार्मूला निकल के आएगा, उससे आप कुछ ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको यही डेरिवेशंस के बेस पर आगे बढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपके सामने डेरिवेशन को बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाई करके, आप बिल्कुल सिंप्लीफाई वर्जन में मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट का भी बिल्कुल रोल है, उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो सपोज करिए मेरे पास कोई एम है जिसके ऊपर एक्स चार्ज है। कितना चार्ज है? मेरे पास कोई एम एक्वस आयन है जिसके ऊपर एक्स चार्ज है। कितना चार्ज है बेटा? एक्स चार्ज है। तो अगर मैं उसे एक्स इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो एक्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो एम जो होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आयन होगा वो सॉलिड में क्या हो जाएगा बेटा? कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपको सबसे पहले फैराडे लॉ की इलेक्ट्रोलिसिस करने से पहले आपको वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आप लिखोगे, मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, और मोल कॉन्सेप्ट जब आप अप्लाई करते हो तो मोल कॉन्सेप्ट केवल वही या उसी रिएक्शन पे वैलिड होता है जो कह सकते हैं वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। क्या होती है बेटा? वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। बेटा ये इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए उसने क्या कहा था आपसे कि मान लीजिए आपके पास एम एक्वस आयन है जिसके ऊपर एक्स चार्ज है, और अगर मैं उसे एक्स इलेक्ट्रॉन दे दूं तो क्या होगा बेटा? वो आपका एम जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। तो अब उसका कहने का मतलब क्या था, वो किस तरह से इस बात को कहना चाहता है थ्योरेटिकली में, जरा सुनिएगा। एक्स मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, मतलब एक्स मोल इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा बेटा मैं क्या कह रहा हूं, एक्स मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड 1 मोल ऑफ एम, यानी 1 मोल एम को डिपॉजिटेड और लिबरेटेड करने के लिए एक्स मोल जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी। यानी एक्स मोल जो है, एक्स मोल 1 मोल एम को क्या कर सकते हैं? डिपॉजिटेड और लिबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स मोल के लिए बात करी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बेटे? तो 1 मोल क्या करेगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट और लिबरेटेड हाउ मच? एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एक्स। इतना वो क्या करेगा बेटा? डिपॉजिटेड और लिबरेटेड करेगा। एटॉमिक वेट है इन ग्राम, आपको पता होना चाहिए एटॉमिक वेट जो लेंगे वो ग्राम में होगा, और एक्स जो आपका मोल था। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक्स मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दिया कि एक्स मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट, है ना, 1 मोल ऑफ एम, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है और लिबरेटेड एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एक्स, इसके बराबर वो क्या करेगा? डिपॉजिट और लिबरेट करेगा। अब ये तो बात थी कि भाई एक्स मोल क्या करेगा और 1 मोल क्या करेगा। अब मान लीजिए क्योंकि आपके पास बार बार 1 मोल तो आएगा नहीं, बहुत सारे कोई भी मोल आ सकते हैं, तो कोई भी मोल के बारे में जानेंगे। तो एनी एन मोल, बहुत ध्यान समझिएगा, एनी एन मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट और लिबरेटेड हाउ मेनी ग्राम ऑफ द मेटल और एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का कितना जो ग्राम होगा एलिमेंट या मेटल का, वो कितना डिपॉजिटेड या लिबरेट करेगा किस एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको कैसे निकालोगे? एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एक्स, जो आपका एक्स मोल था, इनटू एन, जितना आप मोल उसको ऐड दे रहे हो, कितना एनी एन मोल के लिए मैंने बोला है, तो आप मैंने एनी एन मोल के लिए बोला है, तो आपका फॉर्मूला बन गया है ना कि एनी एन मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिटेड और लिबरेटेड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द मेटल, है ना, और एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन एक्स इनटू एन। अब इस n को समझ जाए, हमारे लिए सारी चीजें बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। ये n क्या है? ये n क्या है इसको जरा समझिएगा। देखिए यहां मैं समझा रहा हूं। लेट, मान लीजिए आई एम्पियर करंट वाज पास्ड, आई एम्पियर करंट वाज पास्ड फॉर टी सेकेंड। मैंने आई एम्पियर जो करंट था वो टी सेकेंड के लिए पास कर दिया। क्या कर दिया बेटा? टी सेकेंड के लिए पास कर दिया। तो मतलब मैंने चार्ज कितना पास किया? तो Q इज इक्वल टू आई टी कूलम चार्ज मैंने पास किया बेटे। कितना करा बेटा? चार्ज मैंने कितना पास किया? Q इज इक्वल टू आई टी कूलम चार्ज मैंने पास करा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में 96500 कूलम होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 96500 कूलम होते हैं, यानी 1 फैराडे के बराबर होते हैं। कितने बेटा फैराडे के बराबर होते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होते हैं। देखिए मैंने लिखा है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन दैट आई टी बाई एफ। क्या हो जाएगा बेटा? आई टी बाई एफ। ये जो एन है ना वो आई टी बाई एफ ही है।
वो जो n है ना वो क्या है बेटा IT/F है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n है, तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n है, तो अब ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू n है, तो मैं n यहाँ पर रख सकता हूँ। तो n रखूंगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT/F। तो इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि n इज इक्वल टू क्या होता है IT/F। तो चलिए आगे देखते हैं। मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड है ना, यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मास डिपॉजिटेड और लिबरेटेड यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट इनटू x है ना IT/F। तो मैंने क्या बोला एटॉमिक वेट बाय x इंटू IT/F। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक वेट जो है वो भी क्या है बेटा कांस्टेंट है, जितना चार्ज है वो भी कांस्टेंट है फैराडे में, है ना। तो ये तीनों तो बेटा कांस्टेंट हो गए, इन्हीं तीनों को जो कांस्टेंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं जेड। क्या बोलते हैं बेटा जेड। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा m इज इक्वल टू ZIT। क्या बना बेटा फॉर्मूला m इज इक्वल टू ZIT। अब बेटा जेड को क्या बोलते हैं, जेड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इतनी बात क्लियर हुई, क्या बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। दिस इक्वेशन है बोथ लॉ ऑफ फैराडे। ये जो इक्वेशन है ये दोनों लॉ ऑफ फैराडे को साथ में लेके चलती है ना, दोनों के लॉ को, फर्स्ट लॉ को भी साथ में लेके चलती है, सेकंड लॉ को भी साथ में लेके चलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको अभी ये बताऊंगा, प्रूफ करूंगा कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कैसे ये साथ में लेके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन तो आपको जब कोई भी प्रॉब्लम आप फैराडे लॉ की सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फैराडे लॉ से रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो अपने दिमाग में यह बात रखिएगा कि आपको मोल कॉन्सेप्ट की तरह चीजों को सॉल्व करना है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट की तरह चीजों को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप फैराडे लॉ का एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप सोचोगे कि ये फैराडे इज इक्वल टू m इज इक्वल टू ZIT से सॉल्व कर लूं, तो m इज इक्वल टू ZIT से आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर सकते हो, इसका एक रीजन है। उसका क्या रीजन है, क्योंकि बेटा आपको जब डायरेक्ट पूछेगा भाई जेड मतलब जेड दे देगा या IT वगैरह, डायरेक्ट अगर चीजें दे रहा है तो डायरेक्ट तो आप चीजें निकाल लोगे, हल्का सा भी अगर उसने घुमा फिरा दिया तब फिर आप चीजों को एनालाइज नहीं कर पाओगे गाइस। तो इसलिए इस जो मैंने ये चीज डिस्कस करी ये बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं ताकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। पहले तो आप ये वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ही मोल कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको x मोल इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 1 मोल मेरा m बनेगा, x मोल इलेक्ट्रॉन देने पर m मोल जो है मुझे मिलता है ना, 1 मोल मुझे m मिलता है। तो इसका मतलब है वो डिपॉजिट भी हो सकता है लिबरेट भी हो सकता है भाई, है ना। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन x। तो एनी n मोल के लिए कितना हो जाएगा, एनी n मोल के लिए हो जाएगा एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन x इंटू n। n क्या होता है बेटा z, है ना, n होता है बेटा आपका IT/F। क्या होता है बेटा IT/F। तो आप इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। तो आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये मिलेगा जो कि आपका ये तीनों कांस्टेंट है, इन तीनों कांस्टेंट को हम लोग z लिखते हैं और z को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिपॉजिट द मेटल सो जेड इज द सेम, है ना। तो एक पार्टिकुलर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो डिपॉजिटेड द मेटल सो जेड इज सेम, तो उसके लिए जेड क्या हो जाएगा बेटा सेम हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू ZIT आ गया। सो जेड इज द सेम, देन क्या होगा, अगर जेड बिल्कुल सेम है तो हम नहीं लिख सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। IT क्या है बेटा चार्ज है, IT क्या है चार्ज है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। यही तो फर्स्ट लॉ है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड, है ना, याद आया। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास। जितना चार्ज तुम पास करोगे उतना ही सब्सटेंस का मास डिपॉजिटेड और लिबरेट करेगा। ये देखिए फर्स्ट लॉ आपका आ गया ना इसमें। अब देखिए सेकंड लॉ को ये कैसे लेके चलता है अपने साथ में। इफ IT इज सेम, इफ IT का मतलब क्या है चार्ज ही तो है यार, Q इज इक्वल टू IT होता है ना। तो इफ IT इज सेम फॉर ऑल ऑफ देम देन यू कैन, भाई सब में क्या है बेटा Q आप चार्ज पास कर रहे हो तो M1 M2 M3 मास डिपॉजिटेड और लिबरेट कर रहा है। तो राइट आप इसको किस तरह लिख सकते हो, M1 इज इक्वल M1 बाय M2 इज इक्वल टू Z1 बाय Z2। अब Z1 बाय Z2 आखिर है क्या, आखिर यही तो है ना एटॉमिक वेट, है ना, एटॉमिक वेट अपॉन x।
एक्स आखिर है क्या? एक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, यानी उसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, या फिर मैं बोल सकता हूं उसका एन फैक्टर है इनटू, है ना, एफ, यही तो है। ये आपका हो गया Z1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, Z2 की जगह मैंने ये खोल के लिख दिया। तो आप बताइए एटॉमिक वेट ऑफ M1, या फिर इसको अगर इन दोनों को अगर मिला दे, इसको और इसको मिला दे, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ M अपॉन एफ, ये तो है, या इंटू 1/f। तो ये फैराडे और ये फैराडे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई ये 1 के लिए था, ये 2 के लिए हो जाएगा। तो आपको पता है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट ही तो बोलते हैं। भाई किसी का एटॉमिक वेट ले लीजिए और उसके एन फैक्टर से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, आपको हमेशा उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। सपोज करिए आपको, है ना, NaOH का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो NaOH का वेट कितना होता है 40, एन फैक्टर इसका कितना है 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना होगा 40 होगा बेटा। बट अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट कितना होता है भाई 40 इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 17 दूनी 34, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 74, कितना हो गया बेटा 74, क्योंकि भाई ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, 17, 17 दूनी क्या था 34, यानी 17 2 34 और 40, ये हो जाएगा आपका 74। अब 74 का मुझे मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मुझे क्या निकालना था, इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना था, इक्विवेलेंट वेट। तो इसका जो एन फैक्टर होता है कितना होता है 2 होता है। कैसे, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 ही तो चार्ज होता है, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बेटा आपको 37, कितना मिल जाएगा आपको 37। तो इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 37। तो अब ये बात समझ में, ये एक्स क्या है, एटॉमिक वेट क्या है एक्चुअली में। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1, है ना, और अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ 2। तो आप देखिए ना ये सेकंड लॉ है कि नहीं है। और सेकंड लॉ क्या कहता था, सेकंड लॉ को मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वेरियस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर आप पास करते हो, तो जो उसका मास ऑफ डिपॉजिटर और लिबरेट करता है वो उसके जो उसका रेशियो होता है इक्विवेलेंट वेट के, वो उसके बराबर होता है। तो देखिए गाइस वही तो मैंने लिख रखा है। तो इन्हें सेकंड लॉ को भी इसने हमने प्रूव करा और इसको फर्स्ट लॉ को भी हमने प्रूव करा। तो आप देखिए जो मैंने आपको बताया वो दोनों लॉ को अपने साथ में लेके चल रहा है, यानी दोनों लॉ जो हैं आपस में बिल्कुल साथ यानी पैरेलली चल रहे हैं। तो गाइस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको अगर M = ZIT पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप कर लोगे, और अगर आपको घुमा फिरा के काम कराता है तो आप ये वाले फॉर्मूले को, मतलब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, आप इससे सॉल्व करोगे और इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने डेरिवेशन करा है इसमें फर्स्ट लॉ भी इंक्लूड है और सेकंड लॉ भी इसमें क्या है बेटे इंक्लूड है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अगला मेरे देखिए क्वेश्चन, मैं आप क्या कर रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी आपके सामने यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, हर एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो जरूर बड़ी हो रही है बट आप अगर समझेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है बेटा। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास्ड इन एसिडिक वाटर। उसने क्या बोला है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास्ड इन एसिडिक वाटर फॉर, है ना, 50 मिनट्स। कितने मिनट के लिए करा है बेटा उसने, 50 मिनट तक के लिए उसने 5 एम्पियर जो करंट था वो पास किया है ना, एसिडिक वाटर में। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व और रिलीज। कितना मास ऑफ हाइड्रोजन गैस निकला है, कितना ऑक्सीजन का मास निकला है, वो आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है आपके पास पता होना चाहिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, यानी कि एसिडिक वाटर है तो आपको 2H+ जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि भाई आप बताओ एसिडिक वाटर है तो वाटर में H+ आयन सबसे ज्यादा होंगे ना, और वाटर होगा, यही तो होगा, बताइए यही तो होगा। तो आप यहां पर ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये वाटर है तो वाटर में H+ कंसंट्रेशन का आयन ज्यादा। मैंने बताया था कि आप वाटर अगर आपके केस में एसिडिक या बेसिक मीडियम होता तब आप H+ और OH- को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर एसिडिक मीडियम है तो आप H+ आयन को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और मैंने ये बताया था कि जब आपका बेसिक मीडियम होगा तब आप OH- आयन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर OH- आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इन केस ऑफ आपने एसिडिक वाटर लिया है यानी H+ आयन का कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बेटा H+ आयन ही तो क्या होगा बेटा रिड्यूस होगा, क्योंकि उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 0 वोल्ट होता है भाई। SHE में बताया मैंने आपको।
अब दो हाइड्रोजन आयन जो होंगे दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिबरेट करेंगे। यानी आप यहां पर सिंपल सा सोचिए कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैन डिपॉजिट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे बेटा, 1 मोल हाइड्रोजन गैस को वो क्या कर देंगे, लिबरेट कर देंगे कैथोड पर। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे OH माइनस तो होगा नहीं, क्या होगा बेटा, वाटर। तो वाटर क्या करेगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। अब ऑक्सीजन गैस निकलेगी तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन कैन लिबरेटेड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 मोल आपका क्या मिल जाएगा, आपका ऑक्सीजन लिबरेट करता है, मतलब 4 मोल। यानी आप याद रखिएगा ये रेशियो, यानी ये H+ के केस में क्या होता है, 2:1 का रेशियो है, जबकि इसमें 4:1 का रेशियो है। तो ऑक्सीजन के लिए 4:1 का रेशियो है और हाइड्रोजन गैस के लिए 2:1 का रेशियो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 1 मोल को क्या कर रहा है, डिपॉजिटेड कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, और यहाँ 4 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज पास, कितना चार्ज तुम पास करे हो, जरा देखिए कितना चार्ज तुम पास करे हो। तो आ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर वाज पास फॉर 50 मिनट, तो कितना चार्ज आपने पास कर दिया, तो 0.5 इंटू 50 है ना, ये मिनट में, अगर आपको सेकंड में चाहिए इंटू 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया भाई। तो इतना चार्ज तुम पास किए हो, इतना चार्ज तुमने क्या किया है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप क्या करे हो, इतना चार्ज तुमने पास कर दिया है। तो अपना आपने कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया है, बहुत ध्यान समझना। अभी तो आपको यहां पर यह पता चला कि तुमने कितना चार्ज पास किया है। तो चार्ज मतलब Q इक्वल टू क्या होता है, IT, यही तो होता है। तो वही तो फॉर्मूला लगाए, देखो I का वैल्यू ये रखा है और T का वैल्यू ये रखा है। अब T मिनट्स में था तो सेकंड में मुझे चाहिए रहता है, तो सेकंड में उसको कन्वर्ट कर लिया बेटा इनटू सेकंड, ठीक है, 60 से। तो अब कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम पास किए हो, तो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए हो, 0.5 इंटू 50 इंटू 60 बाई एफ, इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम पास किए हो, है ना। तो एक्चुअली में एफ जो है वो क्या होता है बेटा, 96500 कूलाम में होता है। तो इतना तुम जो इलेक्ट्रॉन, इतना मोल इलेक्ट्रॉन तुम पास कर दिए, है ना। तो अब आप ना सिंपल रेशियो पे आ जाओ कि हाफ मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस, है ना, व्हेन 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज, है ना, जब आधा मोल ऑक्सीजन बनता है तब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि 0.01, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.01, कितना आएगा बेटा, 0.01। तो 0.01 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज, देन मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस, कितना मोल बनेगा, तो 1/4 इंटू 0.01। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 0.0025 मोल ऑफ O2 बनेगा। तो अगर आपको मोल मिल गया तो क्या बेटा नहीं निकाल सकते हो भाई, मोल आपके पास है तो आपको पता होता मोल कैसे निकालते हो। मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो आपको गिवन वेट निकालना है तो मोलर मास आपको जानते हो, मोल आप जानते हो, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा N इंटू एम, क्या हो जाएगा बेटा, N इंटू एम। N क्या है, मोल, और W क्या है, कितना वेट है ना, गिवन वेट आपको जो निकालना है, और M क्या है, मोलर मास। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल इज इक्वल टू, आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैंने आपको पिछले ही साल पढ़ाया था कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये पढ़ा है। अब आपको मोल पता है, मोलर मास पता है, तो आप गिवन वेट नहीं निकाल सकते। तो गिवन वेट निकालने के लिए, गिवन वेट ऑफ O2 निकालने के लिए क्या करोगे, कितना आपका मोल बना O2 का, तो बना 0.0025, और उसका ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.08 ग्राम। O2 जो था वो क्या कर गया बेटे, 0.08 ग्राम जो O2 था वो लिबरेट कर गया। कहां से लिबरेट कर गया बेटा, O2 कहां से निकलता है, हमेशा एनोड से निकलता है। कहां से निकलता है, एनोड से। कब निकलता है, जब वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है बेटा, जब वाटर का क्या हो रहा होता है बेटे, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। ये बात समझ में आई बिल्कुल अच्छे से। देखिए मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था पहले, आपको रेशियो याद रखना है, कितना मोल कितने इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर रहा है, या कितना इलेक्ट्रॉन जो है कितने एलिमेंट को डिपॉजिट कर रहा है या लिबरेट कर रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको आगे बढ़ना है। आप देखिएगा सिमिलरली, when 2 mole of electron enters we get 1 mole of hydrogen। जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं कैथोड में तब वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कितने मोल हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं, केवल 1 मोल हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं बेटा, प्रोड्यूस करते हैं। तो बोल रहा है when 0.01 मोल इलेक्ट्रॉन इंटर्स
वी गेट, जब मेरे पास मेरे कैथोड में 0.01 मोल इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा तो कितना हाइड्रोजन का मोल बनेगा। तो हाइड्रोजन का रेशियो क्या था 1:2, तो वह क्या आ जाएगा 1/2 इंटू मोल ऑफ जितना इलेक्ट्रॉन पास किए, है ना। तो जितना आप इलेक्ट्रॉन पास करे हो तो आपको पता चल जाएगा कितना करे हो, आप यहां से निकाल लीजिए कितना निकलेगा 0.0, है ना 1, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 0.01, इतना मोल आप H2 क्या करे हो बेटे, इतना मोल ऑफ H2 आपका प्रोड्यूस हुआ। तो वेट कितना प्रोड्यूस हुआ, तो आपको अभी बताया था कि वेट निकालने के लिए क्या करो मोल इंटू मोलर मास, तो आपका मोल तो ये रहा, और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन गैस का 2, अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना वेट प्रोड्यूस हुआ फाइनली कैथोड से, तो कैथोड से जो हाइड्रोजन गैस निकली वो कितनी निकली 0.01 ग्राम निकली, कितनी निकली बेटा 0.01 ग्राम आपकी क्या निकली बेटा हाइड्रोजन गैस लिबरेट करी। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आप देखते हैं ये तो इस टाइप का क्वेश्चन था जो आपको पूरे डेरिवेशन के तरह से करना था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, है ना, आपको बताया था M=ZIT पे बेस्ड होते हैं, आप उसको तुरंत ही देखते ही समझ जाएंगे और उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कह रहा है अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज रिलीज पास्ड through an electrolytic cell containing silver nitrate solution with inert electrode. The weight of silver deposited was 1.5 gram. How long did the current flow? कितना समय लगेगा, है ना, कितना समय इलेक्ट्रॉन जो करंट था वो फ्लो किया, ये आपसे वो पूछ रहा है। और साथ में क्या बोल रहा है कि आपको मोलर मास बता दिया, सिल्वर का 108 होता है और 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलाम होता है, ठीक है, ये आपको पता चल गया है। तो आपसे क्या उसने पूछा है कितना टाइम लगेगा कि जब आप इतना करंट पास करोगे ना, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर जब आप पास कर रहे थे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था, जिसमें आपने जो इलेक्ट्रोड ले रखे थे वो इनर्ट इलेक्ट्रोड थे, तो उसमें आपका जो सिल्वर डिपॉजिटेड हुआ वो 1.5 ग्राम हुआ। तो 1.5 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट होने में कितना टाइम लगा वो आपसे ये पूछ रहा है। तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हो, जो गिवन है वो डायरेक्ट लिखो ना। उसने बता दिया भाई जो वेट गिवन था वो इतना था, आई जो गिवन था वो इतना था, देख लिए W=1.5 ग्राम था और आई भी क्या था 1.5 एम्पियर था। तो मोलर मास आप सिल्वर जानते हो 108 होता है, ठीक है। और Z= मैंने आपको बताया था, Z= आपको याद रखना था इक्विवेलेंट वेट अपॉन F। इक्विवेलेंट वेट अपॉन F का मतलब मैंने बताया था एटॉमिक वेट, याद रखिएगा भूलना नहीं, एटॉमिक वेट, है ना, अपॉन एक्स, यानी एक्स क्या था ये आपका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर था इनटू एफ, यही तो था बेटा आपका, याद रखिए भूलना नहीं इसको। तो अब वेयर एफ इज इक्वल टू था 96500 कूलम। तो एज वी नो दैट W इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे Z इंटू आई इंटू टी पढ़ते थे। अब मुझे T निकालना है तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Z इंटू आई। तो अब देखिएगा T निकालने के लिए W क्या दिया था 1.50 ग्राम, इतना ही तो सिल्वर था। अब F जो होगा वो ऊपर चला गया क्योंकि आप जब इसको रखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, F ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा 96500 कूलम। अब नीचे इक्विवेलेंट वेट कितना निकलेगा, सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट होता है सिल्वर आयन का, तो इसका इन फैक्टर 1 होता है, तो 108 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना निकलेगा इसका इक्विवेलेंट वेट 108, तो रख दीजिए इसका इक्विवेलेंट वेट इनटू कितना एम्पियर तुम करंट पास किए थे, आई के जगह आई का वैल्यू रखो 1.5 एम्पियर पास किए थे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 893.5 सेकेंड, कितना आएगा 893.5 सेकेंड आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपका सेकंड में, आप इसको मिनट में, लगभग 31 मिनट के आसपास ये निकलने वाला है, ठीक है। आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको घर में इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आपको करना है, ठीक है। बट आपको याद रखना है कि कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट होता है, कॉपर का एंड वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो कॉपर का जो वेट दिया है 63.5, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। और आप मुझे ये क्वेश्चन करके अपने घर से मुझे आप दिखाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेंड करते हैं। ये क्वेश्चन आपको मैंने अच्छी तरह समझा दिया, मैंने आपको ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को भी आसानी से समझा दिया। इसके बाद में पता है आपको क्या देने वाला हूं, आपको करना क्या है, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे तो आपके लिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आप तुरंत कर लोगे। अब आपको यहाँ पर मेरा जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना बेटा, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो कंप्लीट हो जाता है और फाइनली इसमें केवल 2-3 चीजें बचती हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपको घर में पढ़नी है। कौन कौन सी चीजें आपको घर में पढ़नी है बेटा, सबसे पहले आप प्राइमरी और सेकेंडरी सेल आप दोनों
आप आसानी से बहुत अच्छे से पढ़ोगे, साथ में फ्यूल सेल पढ़ोगे और करोजन पढ़ोगे, और इनकी लेक्लांसे सेल, फ्यूल सेल, इनकी रिएक्शन बिल्कुल याद यानी रट लेना, क्योंकि वो डायरेक्ट बोलता है फ्यूल सेल में इतना करंट पास किए इतने सेकंड के लिए तो कितना गैस जो होगा लिबरेट करा एट एनोड, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो गाइस इसको तैयार जरूर कर लेना 101%। और यहां पर मेरा क्या होता है, यहां पर मेरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो भी कंप्लीट हो चुका है, गाल्वेनिक सेल मैं पहले ही कंप्लीट कर चुका हूं। गाल्वेनिक सेल के जो वीडियो बने हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 से लेकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 10 तक के हैं। और जो आपका ये जो बन रहा है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको मैंने पार्ट 11 से लेकर पार्ट 13 तक बांटा है, 3 वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। और जो अब मैं आपको इनकी सीट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।